अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो HR वालाज के हवाले से है। HR वालाज की टर्म हमने नहीं निकाली है, इन्होंने खुद निकाली है। दे हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे HR के लोग जमा होते हैं और हमें इससे फ़ायदा ये है, हमें, मुझे, आपको, हम सबको, कि हम इनकी जितनी माइंड साइंस है, इनके प्रोफेशन के हवाले से जो इनके जहन में सवालात होते हैं, जो ये आपसे करते हैं जब आप नौकरी लेने कहीं जाते हैं या नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, तो आपसे किए जाने वाले सवालात से लेकर इनकी एक्सपेक्टेशन और बाकी तमाम चीज़ें जो आपको एक प्रोफेशन में खड़ा करती हैं, देर पा रखती हैं और आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। साथ में जैसे कि मैंने सुबह में आपसे सवाल किया था, इन केस आपने उस वक्त हमें ज्वाइन नहीं किया, अब हमें ज्वाइन किया है, तो आपने वो तमाम ख़वातीन ने भी मुझे बताना है और वो तमाम मेल मेंबर्स भी अगर हमें देख रहे हैं तो हमें बता सकते हैं जॉब मिल रही है, मिल गई है, अच्छी है, बुरी है, आपको क्यों लगता है अच्छी नहीं है? अगर आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, आपकी इनकेपेबिलिटी है, आपको अपना HR समझ नहीं आता, कंपनी समझ नहीं आती, क्या मसला, क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोग अपने बारे में एतराफ़ कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये कुछ सामने वाले ही लोग हैं जो ख़राब हैं। जैसे कि HR जो है उसको एक हवा बनाया हुआ होता है, अच्छा अब कौन HR जाए, कौन जाके उनको एक्सप्लेन करे, ये छुट्टी की बात करे, ये करें, वो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। तो यू आर ओपन, आप कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करके इन तमाम लोगों से सवाल कर सकते हैं और आपकी जॉब के हवाले से ये लोग आपको फैसिलिटेट इस तरह से करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सी राह लेनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने से लेकर, अपनी गुफ्तगू से लेकर, आपके डिग्री से लेकर बाकी तमाम प्री एसेंशियल्स जो इसके हैं वो किस तरह से होने चाहिए, सो दैट आपको कोई भी नौकरी मिल सके। हम वेलकम करते हैं HR वालाज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हम उस जानिब से शुरू करते हैं। फाउंडर मोहम्मद बासित राना हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मौजूद हैं महरीन खान साहिबा, देन वी हैव अख्तर अहमद साहब एंड उनके बराबर में हैं फ़ायज़ा तारिक कुरैशी साहिबा और उनके साथ हैं मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आप लोगों से अच्छा कौन हो सकता है ना? बाकी कोई कैसा भी हो जाए, आप लोग तो अच्छे ही रहते होंगे। ये वैसे कॉन्सेप्ट है, ये सही है कि आप लोग तो अच्छे ही रहते होंगे, आपको क्या टेंशन है, बाकी सबको टेंशन है। देखें जी, जो अच्छा HR वाला होता है, हाँ, उसकी जो एक प्राइम जॉब है वो ये है कि वो बाकी सबकी टेंशन ले के बैठा होता है। अच्छा, तो शायद हम शक्ल से बड़े अच्छे हंसते मुस्कुराते दिखते हो, ओके, बट बिलीव यू मी, जितनी एम्प्लॉइज की टेंशन है वो सारी हमारी टेंशन होती है जब हम ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो मुंह पे बिल्कुल नो एक्सप्रेशन वाला एक लॉ पास हो गया है शायद, जो आप लोग लेकर चलते हैं, नो एक्सप्रेशन, कोई चीज़ कर दे पता नहीं। अच्छा, तो ये सारे HR वाले यही करते हैं या ये सिर्फ हमें महसूस होता है? मैं यहाँ पे एक वैल्यूएशन ये बताना चाहूँगा सबको कि HR वाला सबसे बड़ा सदका जारिया की जगह काम है। अच्छा, वो कैसे? जब आप अप्लाई करते हैं तो ये वो HR वाला ही होता है वहाँ बैठा हुआ जो आपकी नौकरी को स्क्रूटनाइज करता है, आपके CV को स्क्रूटनाइज करता है एंड देन आपको प्रेफर करता है और आपकी जॉब के लिए एक पहला जो है वो गेट अवे बनता है कि भाई आप आएँ और आके कंपनी को ज्वाइन करें। तो ये सदका जारिया है। अगर तो वो सैनिटी करता है अपनी जॉब के साथ तो यू डेफिनेटली यू गेट द जॉब। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके पीछे जो है 100 लोग और बैठे होते हैं। अच्छा यार, तुमने उसको जॉब दे दी, मुझे नहीं दी। तो इस वजह से हो सकता है कि एक्सप्रेशन कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे रखते हो कि जिसकी वजह से वो उसके लिए भी सपोर्टिव है और दूसरों के लिए भी सपोर्टिव है। अच्छा, आप लोगों का मकसद क्या था इस फोरम पे जमा होने का, HR वालाज बनाने का? HR वाले के हवाले से एक ऐसी थॉट थी जो कि 1.5 साल पहले आई थी एंड वी थॉट दैट कि हम सबको एक साथ मिल के बैठना चाहिए। इंडस्ट्री शिपिंग सर्विसेज के अंदर काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल सर्विसेज के अंदर काम कर रहा है, कोई IT सॉल्यूशंस के काम करता है। तो हमने बोला कि क्यों नहीं हम आके बैठ के बात करते हैं और जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हु इज़ अली वर्किंग इन IT सॉफ्टवेयर, वहाँ क्या होता है। तो मैं भी HR प्रोफेशन हूँ, तुम भी HR प्रोफेशन, आओ आके बात करते हैं और मार्केट को वो चीज़ शेयर करके देते हैं जिसमें मार्केट को पता हो कि हाँ यार HR वाले ये काम करते हैं। अच्छा, इससे मतलब अगर मैं आपकी बात से अंदाज़ा लगाऊं तो मेरे ख्याल में जब आप एक फ़ोरम पे होते हैं तो एक दूसरे को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। किसी ने अपनी जॉब स्विच करनी है, किसी को पता चला कि अच्छा जी मैं तो इतने अरसे से इस जगह पे काम कर रहा था लेकिन मुझे इंटरेस्ट इस जगह का है, एक दूसरे को फैसिलिटेट तो करें, विच इज़ वेरी गुड। मगर उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉबलेस हैं, वो तमाम लोग जो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाते जहाँ शायद आप लोग पहुँच गए हो, क्या उनके हवाले से भी आप लोग कुछ सोचते हैं?
एक्चुअली फोरम का जो पर्पस था, जैसे कि बासित ने एक्सप्लेन किया, वो यही था कि लाइक माइंडेड लोग एक साथ बैठें, एक दूसरे से भी सीखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप रूटीन वर्क में आ जाते हैं तो यू टेंड टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, भूल जाते हैं कि यार वो पुराने रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, वो रिफ्रेशर चाहिए होता है। इसके साथ साथ एक डेटाबेस भी साथ में क्रिएट हो जाता है। बासित की अगर कंपनी में कोई काम कर रहा है जो कि मूव करना चाह रहा है इनटू अनदर इंडस्ट्री, या ले ऑफ्स बहुत आजकल मार्केट में होते हैं, तो ले ऑफ्स में अगर कोई निकल रहा है, एक अच्छी रिसोर्स है, फॉर वट एवर रीजंस कोई कंपनी में नहीं रख सकता है उसको, तो हमारे फोरम के जरिए हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं एंड वी फ्लोट देयर रेज्यूमेस अक्रॉस टू अदर पीपल। अच्छा, तो वो एक आसानी बन जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एचआर वालाज हों या एचआर में आप ही लोगों का हिस्सा हों, वो जनरली भी अगर कोई है, अगर आपको कोई जानता है, आपको कोई जानता है इंडिविजुअली, तो वो भी अपनी सीवी या रिज्यूमे आप तक पहुंचा सकता है एंड देन यू प्रोसेस इट। अच्छा, और कितने, मोहम्मद अली साहब आप मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप लोग साथ बैठ रहे हैं और उसमें कोई ख़ास बात है जो आप लोगों ने अब तक सोच ली है कि ये ख़ास चीज़ तो हमने सीख ही ली, चलो साथ बैठ के? जी बिल्कुल, एक्चुअली हमें 1 साल, आई थिंक मोर देन अ ईयर वी आर टुगेदर, और जो हमारा कोर पर्पस था जो बासित ने आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ हम खुद सीखें और कुछ लोगों को सिखाएं। एक और मसला है जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वो ये है कि एक कॉमन थॉट है कि जी पढ़ लेते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा और इनफैक्ट हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे भी हैं, कुछ आपके कंट्री बेसिस पे भी हैं, कलेक्टिव हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हमारा पर्पस, हमारे फोरम का पर्पस यही है कि हम ना सिर्फ खुद शेयर करें लर्निंग, बल्कि इसको आगे फॉरवर्ड करें। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप बता दें जो चीज़ें हमने अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करके हमने आगे चले गए हम, कि लोग समझते हैं मैंने पढ़ाई कर ली, मेरे पास फला डिग्री आ गई तो बस मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। नौकरी मिलती क्यों नहीं है, ये सबसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप ही से शुरू करते हैं, नौकरी मिलती क्यों नहीं है? जब किसी को लगता है मैं तो मास्टर्स हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो बड़ा अच्छा पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, वो जो आपने इंडिविजुअल रीजंस कहे हैं, देखिए कलेक्टिव तो ऐसे हैं कि कई बार हाथ में नहीं होते, मगर इंडिविजुअल रीजंस आर ऑलवेज देयर जो आप अपने अंदर मेंड कर सकते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं, क्या क्या रीजंस आपको लोगों में देख के नज़र आते हैं कि इसको जॉब नहीं मिल सकती? देखें, एक्चुअली इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका वो फेज़ होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, और सेकंड फेज़ होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए होते हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें, कुछ उसकी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, वो हर लोगों में, तमाम लोगों में वो चीज़ पाई जाती है। लाइक अगर कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है तो वो समझता है कि यार मैंने एक हाई स्केल पे चले जाना है, लाइक मेरी जॉब फ़ौरन होनी है। बट अगेन इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन में हैं, आपको आना, उनको भी आना है आपके साथ, ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ और चीज़ें। मेरा ताल्लुक़ पर्सनली, मैंने 8 से 9 साल IT और BPO में लगाए। टिपिकल इस सेक्टर में आप जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो होती है एटीट्यूड, बिहेवियर। दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ लाइक अ प्रोफेशनल। इंजीनियर को वो एक ऐसा लेते हैं कि यार बस मैंने पत्थर उठाना और हथौड़ी मारनी शुरू कर देनी है, मेरी तो ये जॉब है। इट्स नॉट लाइक इट। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज जो नोटिस की जाती है वो है आपका लिबास। डिग्रियां और आपके बोलने का अंदाज बात की बात है। सबसे पहले आपके लिबास को देखकर आपकी मेंटल अप्रोच का अंदाजा लगाया जाता है। एक अच्छे इंटरव्यू की शुरुआत के लिए अमूमन सादा कपड़ों का ही इंतखाब पसंद किया जाता है। आजकल इंग्लिश जुबान इंटरव्यू की शर्त है और अक्सर बोलने की सलाहियत डिग्रियों की अहमियत को मात दे जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप इंटरव्यू लेने वाले को इस बात का यकीन दिलाएं कि आपको उनके बारे में जानकर और इस माहौल में काम करके बहुत खुशी होगी। जो कहीं भी आपको मिल जाए तो ज़रूर अपनी CV इनको दे दीजिएगा। ये बात इनको बहुत पसंद है। ये ब्रेक में बता रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं, लोग हमें अपनी CV दे देते हैं, अपनी चीज़ें आके पकड़ा देते हैं, तो यू नो वी फील रियली गुड अबाउट इट। तो आप ज़रूर दें और इनको ख़ास तौर पे देख लें आप, इनको तो आपने ख़ास देनी है बिकॉज शी इन्जॉयज़ इट अ लॉट। अच्छा, जिस जगह से हम ब्रेक पर गए थे, यूनिवर्सिटी या और कितनी चीज़ें हैं जो आप लोग देखते हैं जो पहली अट्रैक्शन होती है कि हाँ इससे तो मुझे जॉब दे देनी चाहिए? असल में यूनिवर्सिटी का जो एक सवाल आपका था, पुराना माइंडसेट ज़रूर ये था कि अगर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है तो लाजमी नौकरी इस बंदे को देनी चाहिए, ठीक है। वो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता ज़रा चेंज हो रहा है बिकॉज आपके पास एक अच्छी रिसोर्स एक मीडियोकर यूनिवर्सिटी से भी निकल सकती है। द आइडिया इज़ ऑलवेज सेंट्रली अबाउट एटीट्यूड, कि पॉजिटिव एटीट्यूड बंदे में है, लर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है। बहुत दफ़ा होता ये है कि आपके पास जब हाई फ्लाइंग यूनिवर्सिटी से कोई आता है तो अनफॉर्चुनेटली वो इतना बेंट होता है अपने उस पर्सोना में कि वो तैयार नहीं है कोई नई चीज़ सीखने के लिए।
और वो एक माइंडसेट से आया कि इतने की नौकरी तो लेके ही रहूँगा, इससे कम पे मैं आऊँगा नहीं, तो एक लेवल उसकी सेट हुई है, व्हिच इज अग्रीड। मैं सेकंड करूँगा, हाँ, वन ऑफ द रीजन बेसिकली MBA करने का मकसद ये नहीं है कि आपको 70,000 रुपये की जॉब मिल जाएगी स्ट्रेट अवे। बिल्कुल सही। आपने जब MBA किया है, दैट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन विच यू रिक्वायर टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक जॉब एंड दैट इज फुलफिल योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द मेन पासपोर्ट or a ticket to enter in any organization. Now what else? You have to be focused. Focused on what? Focused on your career. Then you have to be a good listener because you are fresh graduate. आपको सुनना चाहिए। आपको सुनना चाहिए और आपके सीनियर्स अगर वहाँ मौजूद हैं तो वो बहुत अरसे से मौजूद हैं। तो आप MBA आया बोले नहीं यार मैंने MBA किया हुआ है, but that's it, I am MBA. बस। But अगर कोई BCom करके 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है तो he has served his entire life. You have to respect it. Second, आपने जब एक्टिव लिसनिंग की, then उसके बाद you have to be active. क्यों? एक्टिव होने के बाद जब एक्शंस में आप कन्वर्ट करेंगे वो सोच को, तो फिर सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, और अच्छी यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी बहुत सी और चीज़ों की भी मिल जाती है जो आपके पर्सनल स्किल्स को ग्रूम कर देती है। अदरवाइज करिकुलम तो मोर और लेस वैसे ही है। साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ, एक कॉलर है आपकी इजाज़त से, उनसे बात सुन लेते हैं। उनकी पहले हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सनम। वालेकुम सलाम, मैं सनम बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक सवाल करना था। मेरे भाई जो हैं वो हैदराबाद में होते हैं ना, मतलब हमारे साथ ही होते हैं, तो उन्हें कराची से अगर जॉब की ऑफर वगैरह होती है तो उन्हें रोज का कोई 500-600 का उनका खर्चा हो जाता है और आने जाने का खर्चा अलग हो जाता है, फिर इंटरव्यू होता है, कंफर्म नहीं होता। तो फिर ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं, दूसरे शहर के रहने वाले हैं, कराची में उनका इंटरव्यू चल रहा है तो उनको कॉल पे ले लिया जाता है कि इतने खर्चे ना हो, कि वो काफी दफा ट्राई कर चुके, काफी दफा हैदराबाद से कराची आ चुके हैं, उनके खर्चे स्काइप पे तो ले सकते हैं या और ऐसी जगहों से ले सकते हैं, शक्ल भी तो देखनी जरूरी है ना। आवाज अगर तुम सुना दो अपनी और निकल के भाई आ जाए पीछे से तो फिर ऐसे भी तो हो सकता है। खैर, इस बात को आपने अच्छा पॉइंट यहाँ रेज किया है, इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। दो तीन चीज़ें, एक तो यूनिवर्सिटी को आप इस तरह से ले लें कि जब आप जाते हैं फॉर अ सर्टेन ब्रांड किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके पीछे आपका एक माइंडसेट होता है कि जी ये क्वालिटी मुझे मिलेगी। सो यूनिवर्सिटी यहाँ तक तो रोल प्ले करती है कि जब आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि जी यहाँ से आ रहा है तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ होगा ऐसे। बट सेकंड थिंग इज़ कि वो अगेन आपकी यहाँ ये कुकिंग हो रही है तो हम बेसिकली विजडम को ज़्यादा देखते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नॉलेज देती हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करना विजडम में वो काम इंडिविजुअल का है। नॉलेज आपको ये ज़रूर बता देती है कि टमाटर जो है वो सब्ज़ी है, लेकिन इनका विजडम ये बताता है कि जी उसको फ्रूट चाट में नहीं डालना। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। सेकंड, इंटरव्यू में इन पर्सन जो सवाल भी था वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जो वर्बेज है, जो लैंग्वेज है, उसका रोल सिर्फ 7% है। अच्छा जी, 34% आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, वॉइस टोनैलिटी, आपकी जो लहजा है वो कैसा है, एंड द रेस्ट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। आप बैठे कैसे हैं, आप अग्रेसिव लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, इंटरेस्टेड लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, मतलब आप ऐसे करके इंटरव्यू दे रहे हैं बैठे हैं यार दे तो दिया इसने, इंटरेस्टेड नहीं, या केयरफ्री एटीट्यूड एग्जैक्टली बैठा हुआ है, एग्जैक्टली आ गया चला गया, मिल ही जाएगी मुझे नौकरी। तो हम ये ज़्यादा मैटर करता है जब आप आते हैं बैठते हैं, तो जो हम चीज़ देखते हैं जो एटीट्यूड है वो यहाँ से ज़्यादा पता लगता है। अच्छा, इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग एग्जांपल्स कोट करें, लेकिन एक ब्रेक दोबारा आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एग्जांपल कुछ कोट करें कि कोई आया आपके सामने विदाउट ऑब्वियसली कोटिंग द नेम्स। जस्ट ब्रेकिंग, मैं एक एग्जांपल बड़ी खूबसूरत सी शेयर करूंगा। स्वीट अंडरस्कोर गर्ल से सीवी मत भेजें, अपने नाम की आईडी बनाएं और अपने नाम की आईडी से रेज्यूमे भेजें। सही। इंटरव्यू देने जब हम जाते हैं तो कौन कौन से मसाइल अपने लिए क्रिएट करके आ जाते हैं, कैसा इंप्रेशन छोड़ते हैं, इस पे ओवरऑल बात हो रही है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इनसे कुछ लाइव एग्जांपल सुनूं, तो हम आपसे शुरुआत करते हैं। जी, यूजुअली जब लोग इंटरव्यूज़ पर आते हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो सोचते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो काफ़ी है और मैं जाके बैठूंगा और मैं बोलूँगा मैं इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। दैट्स नॉट द पॉइंट। यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट फॉर इट, यू नीड टू नो कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कंपनी के अंदर जा रहे हैं, उस कंपनी का बैकग्राउंड। वंस अपॉन अ टाइम एक कैंडिडेट आए और ही वाज लाइक कि मैं पाकिस्तान की बेस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ में से हूँ। मैंने कहा ओके फाइन, सो व्हाट यू नो अबाउट अस? सॉरी, आई जस्ट गॉट अ कॉल येस्टरडे और मुझे टाइम नहीं मिला
कि मैं चेक करूं कि आपकी कंपनी करती है। मैंने कहा सो आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा बट आपका फर्स्ट एक्शन डजंट शो कि आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं कि आप जॉब करना चाहते हैं, बिकॉज आपको तो कुछ भी नहीं पता, इवन द प्रोडक्ट, इवन ये कब लॉन्च हुई है, कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ें जब आप जा रहे होते हैं, यू नीड टू बी लिटिल बिट प्रिपेयर कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सिर्फ डिग्रीज के साथ आपको जॉब नहीं मिलती। अच्छा, आपको तो ये पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सी है, क्या करती है, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आपको अगर ये भी पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू एक्चुअली ले कौन रहा है, तो वो भी बहुत आपके लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका उस शख्स का उस कंपनी में क्या स्टेटस है, या आपके सामने उसका एक पर्सोना कुछ ना कुछ जहन में ज़रूर होना चाहिए। इजी थ्रू सोशल मीडिया आप मालूम कर सकते हैं कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, एटलीस्ट उसका लिटिल बिट बैकग्राउंड मालूम करना इतना मुश्किल आफ्टर दिस सोशल नेटवर्किंग इतना मुश्किल नहीं है। और इतने आप लोग स्मार्ट हो गए हैं कि मेरे ख्याल में सिर्फ इंटरव्यूई का ही एटीट्यूड नहीं देखा जाता, इंटरव्यूअर का भी एटीट्यूड इंटरव्यूई देख सकता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके सामने कोई आके बैठा है तो वो किस तरह का है, उसके 2 जुमलों में ही पता चल जाता है कि वो उस वक्त खुशी के मूड में है, अपसेट है, सीरियस है, किस तरह का मिजाज रखने वाला है। तो आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से डील करना पड़ता है। जी, इसमें एक चीज़ जो मैं महरीन की बात को ऐड करूंगी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि इंटरव्यू कौन कर रहा है। इसमें एक अप्रोप्रिएटनेस की भी ज़रूरत है। मैं अगर किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ और वो बैठे हुए कह रहे हैं मैंने आपकी फेसबुक पे वो वाली तस्वीर देखी थी, बीच पे आप बैठी हुई थी, ओह माय गॉड, यू लाइक रियली, मतलब ये इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। आई होप यू हैव डजन्स ऑफ यू नो सच काइंड ऑफ नहीं, मतलब हर किस्म की चीज़ें ना, अब उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा रिसर्च करके आ जाता है कि कभी कभी बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है, क्योंकि देखिए यस आई एम रिप्रेजेंटिंग एच, मगर मेरी भी प्रिवेसी है एक सर्टेन लेवल के ऊपर, राइट। तो एंड सेकंड एक बहुत मेजर चीज़ जो कैंडिडेट्स करते हैं, नेम ड्रॉपिंग। मैं उनको जानता हूँ, ओह यस, रेफरेंसेस, यू नो, जब तक कि हम पूछे नहीं, हम जाने नहीं, आप उनकी वजह से यहाँ नहीं बैठे हुए, आप इसलिए बैठे बिकॉज हमने लगा। और आजकल ये बात किसी को इम्प्रेस नहीं करती, ऑफेंड करती है। हाँ बिल्कुल, ये अजीब सी बात है। हमारे साथ कॉलर है एक, अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास डिग्री होती है, तालीम भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन उनमें काबिलियत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉन मैच। अच्छा, जने लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन इनकी बात सही थी। जी, फायदा की बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप रिज्यूमे बनाते हैं और बाज़ लोग बोलते हैं उसको सीवी है और बाज़ लोग बोलते हैं बायोडाटा है। इन तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, तो आप जब बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा कि सीवी कहाँ देनी चाहिए, सीवी के अंदर क्या लिखना चाहिए, और रिज्यूमे के अंदर हमें क्या लिखना चाहिए। रिज्यूमे हम क्यों उसको रिज्यूमे बोलते हैं, मुझे बता दीजिए ये सीवी और रिज्यूमे हमें। और बायोडाटा के अंदर आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जिसके अंदर आप अपने बारे में थोड़े बाद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी बिलोंगिंग्स ये है, मेरा CNIC ये है, मेरी एजुकेशन है ये, मैंने MBA किया हुआ है, दैट्स इट। सीवी के अंदर आप बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, व्हाट आई थिंक अबाउट द जॉब, और मैं आपका अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मेरी एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड सर्टिफिकेशन किस तरह हेल्पफुल रहेगी। और रेज्यूमे के अंदर आप बाकायदा तौर पे उसको मेंशन कर रहे होते हैं इन अ ब्रीफ मैनर कंपैरेटिव टू सीवी। सीवी के अंदर थोड़ी डिटेलिंग होती है और रेज्यूमे के अंदर थोड़ी सी ब्रीफिंग होती है कि आप थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लाइन से चलें, ये नहीं है कि एजुकेशन का एक हिस्सा ऊपर छोड़ दिया था, दूसरा याद आया तो वो नीचे लिख दिया। हाँ, इसमें देखिए ना, फिलहाल तो ये कर रहा हूँ, वो पास्ट का ऊपर लिख चुके, बीच में और जॉब एक्सपीरियंसेस आ गए लिख दिया। अब उसमें स्नैप लगानी है आपने, तो स्नैप जो है वो आपने फेसबुक वाली नहीं लगानी, या आपने कहीं मॉडलिंग शादी वाली भी नहीं लगानी। शादी वाली हुई है, यस बिल्कुल, शादी वाली। समटाइम्स यू नो, समटाइम्स इट हेल्प्स एज वेल। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक कैंडिडेट को सिर्फ इसकी तस्वीर की वजह से बुलाया था कि यार ये तस्वीर तुमने क्यों लगाई थी। लिटरली मतलब होता है, नौकरी मिली या नहीं। ही वाज वेयरिंग द हेलमेट और उसने वो जो बड़े नहीं होते लाइक विंड ब्रेकर ग्लासेस वो लगाए हुए और उसने तस्वीर खिंचवाई और लिटरली हमने उसको बुलाया कि जी यार उसको जरा कॉल तो करो। उन्होंने तो तस्वीर के वो बुलाया। मैंने एक्चुअली किसी साहब को इंटरव्यू किया है जो कि अपने शादी की शेरवानी में कुला साथ में रखा हुआ उनके,
और वो पहुंचे थे इंटरव्यू के ऊपर। नहीं भाई, जी जी बिल्कुल, सीरियसली कराची में एंड उसका इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया। शादी थी उनकी। असल में हुआ पता है क्या कि हम लोग मास में इंटरव्यूज करते थे, दिन के आराम से कोई 150-200 इंटरव्यूज हो जाते थे, क्विक 10-10 मिनट के। तो उसमें वन ऑफ माई जूनियर्स केम इन सेड कि ज़रा आ जाइए और चेक कर लें कि एक साहब आए हैं इस तरह के कपड़े पहन के। मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि हो सकता है वो बेचारे की शादी हो, वो नौकरी के लिए इतने लाले पड़े हुए कि वो आया है वहाँ से भाग के। मैंने उसको फ़ौरन बुला लिया, इंटरव्यू नॉर्मल 5 मिनट का किया। आखिर में मैंने पूछा कि भाई ये जो कपड़े पहने थे ये क्यों, मतलब क्या शादी में जाना है, क्या है? उसका आंसर बहुत खूबसूरत है, आई टेल यू आई हायर्ड हिम बेस्ड ऑन दैट आंसर। कहने लगा आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था फॉर्मल क्लोथिंग, तो फॉर्मल क्लोथिंग तो यही होती है मैडम। ओहो, so you see, you have to understand out of the box thinking is हमारे लिए फॉर्मल क्लोथिंग could be suits, मगर उसके लिए उसके दिमाग में फॉर्मल क्लोथिंग meant कि जी वो शेरवानी को नहीं। क्या बात है, और वो हायर भी हो गया। वो हायर हुआ। आपको आपके पेरेंट्स के हवाले से, आपकी गुफ्तगू के हवाले से बताया, जिसमें अंग्रेजी उर्दू की एक बात हुई थी। अभी मैं चाहती हूँ वो बता दें कि उर्दू में जवाब देना है, अंग्रेजी में जवाब देना है, इंप्रेशन कैसा बनाना है। एग्जैक्टली, मैंने जैसे पहले कहा था कि लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, अगर आपसे सवाल अंग्रेजी में हो रहा है आप जवाब उर्दू में उर्दू में दे दें, बिल्कुल। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। उसका एक रीज़न भी है। एक्चुअली समटाइम आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्किल्स को, लेकिन अगर आप लैंग्वेज के बैरियर को क्रॉस करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। नहीं कर पाते। तो आपको अगर आप उर्दू में दे सकते हैं, वेल एंड गुड। उर्दू के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, मार्क्स नहीं कट जाते ना। वो बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग हमने उसको एंकर अगर बनवाना हो तो मैं शायद देखूंगा कि उसका लहजा कैसा है। ठीक है, अगर इंग्लिश में मैंने खबरें पढ़वानी तो मैं देखूंगा कि जी उसको अंग्रेजी कितनी अच्छी आती है। बट जो बोलचाल है किसी भी उसके लिए अपना काम कैसा काम कितना अच्छा आता है। ये आपको एक कॉलर का एक सवाल भी था कि जी मेरे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है लेकिन काबिलियत है, तो हम एक डिस्कस भी कर रहे थे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा जो एस्पिरेशन है वो कम कर लें। आप उस जॉब के लिए नहीं जाएं जिसके लिए लेट्स से हम ग्रेजुएट ढूंढते हैं या ढूंढ रहे हैं लोग। आप थोड़ा नीचे से स्टार्ट करें, अपनी काबिलियत शो करें, तो आप अल्टीमेटली उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारी एक और कॉलर है, CEOs हैं, इवन दे आर नॉट दैट एजुकेटेड एंड दे आर CEOs। उसको आप यू कैन ग्रो, अगर आप जो है वो एजुकेटेड, तब आपके अंदर एक एनर्जी है टू डू समथिंग। तो वी हैव अ कॉलर, जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपके पास HR पैनल है इस वक्त मौजूद, तो मैं काफी देर से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन HR का जो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में CV अप्लाई करते हैं फॉर जॉब, तो उसको शॉर्टलिस्ट करके टॉप मैनेजमेंट तक वो मूव होती है CV। उसके लिए आपको HR में आपका रेफरेंस होना जरूरी है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये वैसे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, डिनाई नहीं कर सकते। ये ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू। इसमें ये बिल्कुल सही बात है। देखिए रेफरेंसेस बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए हम HR प्रोफेशनल हैं, हमारे पास एक बल्क में CV आती है, ठीक है, उसमें से कैंडिडेट ढूंढना, ठीक है, इज़ अ लेंथी जॉब। एक पोजीशन है जिसके लिए मैं अगर जानता हूँ कि जी इसी प्रोफेशन के अंदर आप हैं लेट्स से, और आप कहते हैं कि जी मेरे साथ इस आदमी ने काम किया हुआ है 2 साल और उसमें ये अच्छाई है, तो डेफिनेटली मैं उसको प्रेफर करूंगा या उसको शॉर्टलिस्ट कर लूंगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जी मैंने आपके कहने पे जॉब दे दी उसको। मेरिट पे जॉब होती है, लेकिन रेफरल काम आता है जस्ट फॉर कि जी अगर मुझे पता है मैं अगर लेकिन सारे लोग आप जैसी सोच रखने वाले तो नहीं होते ना। नहीं, बट डेफिनेटली जो थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज आती हैं वो कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए होती हैं। हम वो स्टडीज़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे जहाँ पे लोग कम जाते हैं, लोग कम पढ़ते हैं। हम उन चीज़ों को पढ़ें, उन चीज़ों की भी डिमांड है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जिसमें हम पागलों की तरह CV ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन, रिस्क मैनेजमेंट। आपको उसके रिज्यूमेस कम मिलते हैं कंपैरेटिव टू फाइनेंस के लोगों को। जैसे ही आपने फाइनेंस की जॉब पोस्ट की, यू विल रिसीव थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इसी में कोई क्वालिफिकेशन होती है या उसका कोई अलग नाम है? फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस की स्पेशलिटी अगेन देखो, लाइक ऑडिटर्स आपके पास आते हैं। अब हमेशा ऑडिटर का दिमाग जब आप लोग सोचते हैं तो आप समझते हैं ओ आप फाइनेंशियल ऑडिटर की बात करें, नॉट रियली। आपके पास क्वालिटी ऑडिटर्स हैं, आपके पास HR ऑडिटर्स हैं। वी एक्चुअली हैव इंटरनल ऑडिटर्स जो आके आपकी अपनी इंटरनल डिपार्टमेंट की एसओपीज चेक कर रहे होते हैं। सो द आइडिया इज कि उनका जो सवाल था कि आई थिंक व्हाट हिज सवाल वाज कि जी HR के अंदर रेफरेंस होना जरूरी है कि वो HR वाले को मैं जानता हूँ या उसको कुछ बेहतर हो उसके थ्रू आगे करा दूँ रेज्यूमे।
अग्रीड, बिल्कुल एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, बट इन द लास्ट 5-6 ईयर्स एंड ऑब्वियसली हम लोगों का सबका एक काविश है कि जी वी ट्राई एंड चेंज दिस माइंडसेट। अच्छा, चेंज के अलावा देखें हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा हमारी अपनी एक परफॉर्मेंस भी है। लेट्स से मैं एज अ रिक्रूटमेंट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, तो मैं रेफरल से अगर ख़राब आदमी किसी और डिपार्टमेंट में दूंगा तो आपका क्या ख्याल है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट, एक अच्छी रिक्रूटमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, उसको कॉम्पिटेंस के मेजर जो हमारे पास HR फील्ड के अंदर 3 वर्ड बड़े यूज होते हैं, राइट पीपल, फॉर द राइट पोजीशन, फॉर द राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द राइट टाइम। ये 4 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर हम असेस कर रहे होते हैं, और ये चैलेंज है हमारे लिए भी कि हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए और रीजनल मैनेजर सेल्स चाहिए, तो हमें वो एप्टीट्यूड, वो कॉम्पिटेंस चाहिए। अब कॉम्पिटेंस क्या है? वेरियस पीपल हैव अ वेरियस माइंडसेट, स्कूल ऑफ थॉट, बट कॉम्पिटेंस इज अ कॉम्पोजिट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्शंस एंड एबिलिटीज़। बाज़ होता है कि आप बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई मसला नहीं, आप आ जाएं, हम आपकी नॉलेज बढ़ा देंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसके ऊपर हम लाख रुपए की आपको जॉब दे देंगे। एक कॉलर है हमारे पास, लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम। शुक्रिया, वक्त बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात करनी। हेलो जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मुझे ये कहना है कि मेरी बेटी के 17 साल है, लेकिन उसका भी NIC नहीं बना, तो लेकिन मुझे बच्ची की जॉब की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, कोई कमाने वाला नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, 8 साल हो गए। तो NIC का मसला है, और इंटर किया हुआ होगा उसने इस उम्र में? तो नहीं, अभी तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो अभी वो मसला ये कि उसके बगैर कोई घर चलाने वाला भी नहीं है, बच्ची के बगैर मैं इतना कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम है, तो हालात इतने खराब है, मुझ पे 3 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है, जो मुझे हर हाल में अदा करना है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वक्त कम है ना, आपकी बात का जवाब देना लाजमी है, ऑन एयर हम जवाब दिलवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई केस हो क्योंकि NIC की जरूरत पड़ती है? 2 चीज़ें इसमें देखें, हमको भी अपने जो लॉ ऑफ द लैंड है उससे चलना पड़ता है। तो एडोलेसेंट में आते हैं जो 18 साल से कम के, परमानेंट जॉब उनकी नहीं होती है, एक कम टाइम के लिए आप उनको रख सकते हैं, मुझे जहाँ तक याद है 6 घंटा शायद है, 6 घंटे के लिए आप नौकरी उनको दे सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने फिर ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एस्पायर ना करें, क्योंकि होता यही है कि प्रॉब्लम में भी होते हैं, थोड़ी हल्की नौकरी पे भी जाएं। मैं चाहती थी आप लोगों से और लंबी बात होती, लेकिन हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सो सॉरी कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही थी वो, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। यहाँ बहुत अच्छा मज़ेदार खाना बन चुका है। हमारी शेफ़ सो गई थी, उन्होंने मुझे आते हुए देखा तो जाग गई कि चलें जी वापस आ गए। तो खाना अगर ये कहीं से देखना है तो वो है शेफ फरजाना अनवर के नाम से पेज है, उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, और आप सब आके इसे टेस्ट कीजिए और फिर हमें बताइए कि ये कैसा है। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।